गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम भौतिक भूगोल में सूर्याभिताप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करेंगे। इससे पहली वाले क्लास में हमने सूर्यताप या सूर्याभिताप क्या है, इंसोलेशन क्या है और उसका औसत वितरण किस प्रकार से पाया जा रहा है उसका अध्ययन किया था। सूर्यताप के वितरण को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? किसी निश्चित स्थान पर सूर्याभिताप की मात्रा ऋतु तथा वायुमंडलीय दशाओं के अनुसार घटती बढ़ती रहती है। धरातल पर सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा की मात्रा को कई खगोलीय तथा भौतिक कारक प्रभावित करते हैं। इनमें सबसे पहले आता है सूर्य की किरणों की कोणीय स्थिति या आपतन कोण। दूसरी है दिन की अवधि। तीसरा है पृथ्वी से सूर्य की दूरी। चौथा है सौर कलंक। पांचवा है वायुमंडल का प्रभाव। छठा है स्थल व जल का प्रभाव और सातवां है धरातल का रंग व स्वरूप। परंतु हम इन सब कारकों में से जो महत्वपूर्ण कारक हैं वो है सूर्य की कोणीय दूरी या किरणों की कोणीय स्थिति। दूसरा दिन की अवधि। तीसरा है पृथ्वी से सूर्य की दूरी। हम बात करते हैं पहले कारक की, सूर्य की कोणीय स्थिति यानी सूर्य की किरणों की कोणीय स्थिति। यानी कि हमें जो धरातल पर सूर्य किरण आ रही है वो किस एंगल से आ रही है, वो लंबवत आ रही है या तिरछी आ रही है। साधारण भाषा में हम देखें तो जितनी सूर्य किरणें, जितना कोण अधिक होगा यानी कि लंबवत होगी, 90 डिग्री तक होगा, तो वो कहलाती है लंबवत किरणें। और जब इससे कम होती है और ज़्यादा कोण होता है तो वो किरणें कहलाती है स्लांट, तिरछी किरणें। लंबवत किरणें जहाँ पर पड़ती है वहाँ पर हमें सूर्याभिताप अधिक प्राप्त होता है और जहाँ पर सूर्य किरणें तिरछी आती है वहाँ सूर्याभिताप कम प्राप्त होता है। इसके पीछे कारण है कि लंबवत किरणें कम दूरी पार करती है, कम दूरी तय करती है, तो उसके मार्ग में आने वाले अवरोधक तत्व जो विकिरण करते हैं, जो परावर्तित करते हैं किरणों को और जो बिखेरते हैं, उनकी मात्रा कम हो जाती है। यानी कि वो अवशोषण कम होता है, परावर्तन कम होता है, बिखराव कम होता है, तो हमें अधिक सूर्यताप प्राप्त होता है। दूसरा, वो अधिक क्षेत्र को गर्म नहीं करती है। यानी उस जो क्षेत्र जिस पर आती है वो कम एरिया होता है, तो कम एरिया में अधिक सूर्यताप प्राप्त होता है, तो वो ज़्यादा गर्मी मिलती है। परंतु तिरछी किरणें अधिक एरिया में गिरती है। दूसरा, उसकी दूरी है, जो तय दूरी है वो अधिक हो जाती है, जिसके कारण से रास्ते में पड़ने वाले जो ऐसे कण है, गैसेज है, जो उनका बिखराव करती है, प्रकीर्णन करती है, अवशोषण करती है, परावर्तन करती है, वो अधिक मिलेंगे। तो इस कारण से वो जब अवशोषण बढ़ जाता है तो हमारे तक पहुँचते पहुँचते उसकी मात्रा कम हो जाती है और सूर्यताप कम प्राप्त होता है। वो उस एरिया में कम गर्मी रहती है, तापमान कम रहता है। दूसरा है दिन की अवधि। यानी कि जितनी दिन की अवधि अधिक होगी, जरूर नहीं है, वैसे तो हम देखते हैं दिन की अवधि ज़्यादा होगी तो सूर्याभिताप यानी कि सूर्यताप हमें ज़्यादा प्राप्त होगा, तो ज़्यादा गर्मी होनी चाहिए। दूसरा, अगर दिन की अवधि कम होगी तो हमें कम सूर्यताप प्राप्त होगा, कम सूर्य चमकेगा, तो वहाँ पर कम ऊर्जा प्राप्त होगी, कम ऊष्मा प्राप्त होगी। सर्दियों में दिन छोटे होते हैं, सूर्याभिताप कम प्राप्त होता है, इस कारण सर्दी रहती है। जबकि हमारे यहाँ पर जून जुलाई में के समय दिन की अवधि अधिक होती है, सूर्यताप ज़्यादा चमकता है, तो गर्मी अधिक रहती है। भूमध्य रेखा पर वर्ष भर दिन और रात 12 घंटे के होते हैं,
21 मार्च और 23 सितंबर को जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती है, पृथ्वी पर सर्वत्र रात और दिन 12 घंटे के होते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तथा दक्षिण गोलार्ध में लंबी रात होती है। ग्रीष्म तथा कर्क संक्रांति को उत्तरी ध्रुव पर 24 घंटे का दिन होता है, दक्षिण ध्रुव पर 24 घंटे की रात्रि होती है। इसके विपरीत शीत तथा मकर संक्रांति में दक्षिण ध्रुव पर 24 घंटे का दिन होता है और उत्तरी ध्रुव पर 24 घंटे की रात्रि होती है। इसी कारण से यहाँ पर सूर्य ताप मिलता है हमें। हम बात करें अक्षांशों के आधार पर तो 0 डिग्री पर सूर्य ताप 100% मिलता है। ठीक है, तो हम दिन की अवधि के अनुसार हम सूर्य ताप की मात्रा प्राप्त करते हैं। अगला पॉइंट है पृथ्वी से सूर्य की दूरी। जितनी दूरी होगी उतना कम सूर्य ताप प्राप्त होगा, जितनी कम दूरी होगी उतना सूर्य ताप ज़्यादा प्राप्त होता है सूर्य की धरातल से दूरी पे। इसका कारण ये है कि कम दूरी तभी होती है जब सूर्य की किरणें लंबवत मिलती है। जनवरी के महीने में जब पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है, उसमें उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल के स्थान पर ग्रीष्मकाल होता है। इसी तरह जुलाई में ग्रीष्मकाल के बजाय शीतकाल होना चाहिए। वास्तव में यह स्थिति दिन की अवधि व आपतन कोण के कारण होती है, यानी कि इसको सूर्य की जो किरणें हैं वो भी प्रभावित करती है। यानी कि जितनी दूरी कम ज़्यादा होगी तो किरणों की जो है वो ज़्यादा तिरछी होती जाती है, और जितनी दूरी कम होगी सूर्य किरणें लंबवत प्राप्त होती है। इस कारण से जहाँ पर लंबवत किरणें होती है वहाँ पर अधिक ताप प्राप्त होता है, और जहाँ तिरछी किरणें होती है वहाँ पर कम सूर्य ताप प्राप्त होता है। इसके बाद हम बात करेंगे सौर कलंक, वायुमंडल का प्रभाव, स्थल व जल का प्रभाव। सौर कलंक में हम लेते हैं कि सूर्य की सतह पर दिखाई पड़ने वाले धब्बों की संख्या अधिक होने पर सौर विकिरण तीव्रता में वृद्धि तथा इसकी संख्या कम होने पर विकिरण में न्यूनता दिखलाई पड़ती है। कुछ वैज्ञानिक सूर्य के धब्बों का 11 वर्षीय चक्र मानते हैं और कुछ विद्वान 7 से 11 वर्ष मानते हैं, परंतु यह भी निश्चित नहीं हुआ। पर कुल मिला के बात यह है कि जितने सौर कलंक होंगे उतने ही विकिरण की मात्रा बढ़ती जाती है और हमें धरातल पर अधिक सूर्यताप प्राप्त होता है। पांचवा है वायुमंडल का प्रभाव। वायुमंडल में धूलकण, गैस, जलवाष्प आदि पदार्थ होते हैं जो कि सूर्य विकिरण या सूर्याभिताप का क्रमशः शोषण, परावर्तन, विखरण करते हैं। वायुमंडल में गुजरने वाली सूर्याभिताप की किरणों का शोषण, परावर्तन, विखरण 3 बातों पर निर्भर करता है। पहला है वायुमंडल की पारदर्शकता, सूर्य किरणों का पृथ्वी पर कोण और अवरोधक पदार्थों की मात्रा। अतः वायुमंडल में जितनी शुद्धता होगी उतना ही अधिक सूर्याभिताप पृथ्वी पर आसानी से आ जा सकेगा, और जितनी अधिक अशुद्धता होगी यानी जितने कण, गैस, धूलकण है, गैस है, जलवाष्प जितनी ज़्यादा वायुमंडल में होगी उतना ही हमें सूर्याभिताप कम प्राप्त होगा, क्योंकि ये कण उसका परावर्तन कर देते हैं, विखरण कर देते हैं और अवशोषण करते हैं। छठा है स्थल व जल का प्रभाव भी। धरातल पर जब सूर्यताप कितना मिलता है ये केवल वायुमंडल को नहीं, केवल स्थल व जल के तापमान को प्रभावित करते हैं। तो यानी कि जितना जल होगा उसकी ये होता है कि वो गहराई पर भी पहुंच जाता है तापमान, और वहाँ पर हमें कम तापमान प्राप्त होता है, और जितना स्थल का भाग होगा वो तापमान अधिक प्राप्त करेगा। इस तरह से धरातल का रंग व स्वरूप भी इसको प्रभावित करता है। धन्यवाद।